नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन कर रहे थे। हमने पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश की GDP से संबंधित, मध्य प्रदेश की प्रति आय से संबंधित, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों की बात की थी। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम वापस से कुछ अन्य आंकड़ों को लेकर आए हैं जो आपके प्रीलिम्स तथा मेंस की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, अभी आपके सेट की एग्जाम होगी। सेट के एग्जाम में भी 50 नंबर का आप सभी को पता है कि आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अभी MPPSC के बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में हम देखेंगे कि 50 नंबर का MP GK आएगा, तो उसमें से 3-4 नंबर आंकड़ों से संबंधित आते हैं और ये आंकड़े आपको मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए आज हम हमारे आज के सेकंड लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सार्वजनिक वित्त की बात करेंगे कि सार्वजनिक वित्त में क्या क्या चेंजेस हमें मध्य प्रदेश में हुए हैं। कल के टाइम मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या आपने वही जवाब सभी बच्चों ने नहीं दिया था? कभी नहीं दिया है तो वापस से उस पर जाइएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद उसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व घाटे की कि इस बार लगभग राजस्व घाटा कितने करोड़ का रहा है। देखिए, राजस्व घाटा कब होता है? जब हम क्या करते हैं कि राजस्व व्यय, जब हमारा राजस्व व्यय अधिक हो जाता है किसके अपेक्षा? राजस्व प्राप्तियों के अलावा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्व घाटा। और मध्य प्रदेश का राजस्व घाटा आज की डेट में हम बात करते हैं तो लगभग 1700 करोड़ रुपए का इस साल हमें देखने को मिला है। ठीक है। राजकोषीय घाटे की हम बात करते तो राजकोषीय घाटे से मेनली उधार को छोड़ दिया जाता है और उधार के अलावा जो हमारा घाटा हुआ है उसकी हम बात करते हैं तो 62,564 करोड़ रुपए का हमें क्या हुआ है? घाटा हुआ है। जब राजकोषीय घाटा हम प्रतिशत में बात करते हैं तो 4.11% का हमारे यहाँ क्या है? राजकोषीय घाटा है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय कोषीय घाटे को कम करके 3.5% पे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2025-26 के लिए। अभी कितना है? 4.11% है और लाकर कितना करना है? 3.50% तक लाने का लक्ष्य रखा है। राजस्व घाटे की हम बात करते हैं 0.11% और राजस्व प्राप्ति के ब्याज भुगतान का प्रतिशत है लगभग 10.40%। तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार घाटे में जा रही है, क्योंकि यहां पर हमें राजस्व घाटा भी हो रहा है, राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको MPPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, 2026 के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है। एक में कुल 75 टेस्ट हैं और एक में टोटल 50 FLT होने वाली है। और ये FLT ऐसे ही नहीं, सामान्य नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ उनका एनालिसिस करने के साथ हमने आपके लिए क्या बनाई है? टेस्ट सीरीज बनाई है। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। आज की तारीख तक हम देख रहे हैं कि हमारे पास FLT 10 हो चुकी है। अब हमारी FLT 11 आप सभी को पता है, अब आएगी संडे के दिन 8/11/2025 के दिन। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि देखिए FLT कंटिन्यू होती रहेंगी और FLT कभी आप दोगे तभी आपको क्या आएगा? मजा आएगा टेस्ट देने में और सब कुछ करने में। ठीक है। अब अगली FLT आप सभी को पता है 10 तारीख को होने वाली है, तो कंटिन्यू रही है मात्र 199 में। इसके साथ सबसे अच्छी बात है कि हम PDF आपको दे रहे हैं और ये PDF एक बार आप निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, एक टेस्ट में होते हैं 100 क्वेश्चन और उसमें हम 50 का गुणा करते हैं तो हमारे पास लगभग 5000 फैक्ट होंगे जब हम पेपर देने जाएंगे। अब आप समझदार है तो हर एक उसमें 2 से 3 फैक्ट एड ऑन कर लीजिए, तो लगभग 10 से लेके 15,000 तक आपके पास क्या हो जाएंगे? फैक्ट हो जाएंगे जब आप इस टेस्ट सीरीज को खत्म कर लेंगे। तो मेरा तो यही कहना है, इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं डेली एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करूँगा, जिससे मेरा क्या हो सकेगा? अच्छा एनालिसिस हो सकेगा, मैं अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाऊँगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की। तो बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की हम बात करते हैं तो हमारा
ऋण की यहाँ पर बात होगी कि हमने कितना ऋण ले रखा है, तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 73,222 करोड़ रुपए का ऋण दे रखा है। यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ऋण हमने किस क्षेत्र में लिया है, तो देखिए हमें कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में हमने सबसे ज़्यादा ऋण लिया है 1,51,236। इधर आपसे पूछेगा तो आप एमएसएमई में बताइएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऋण लिया है 73,433 करोड़ रुपए का, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम कृषि एवं ग्रामीण विस्तार की बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो हमने देखा है कि कुछ फसलों में हमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वहीं अनाज उत्पादन में हमें हल्की कमी देखने को मिलती है। 2023-24 के अंतिम अनुमानों के अनुसार हमारे यहाँ जो उत्पादन रहा वह 1.515% कम रहा है। इस आंकड़े को याद रखिएगा कि फसल उत्पादन 2023-24 की तुलना में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में लगभग 1.15% की क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली। भैया हम बात करें दलहन और तिलहन की, तो इन दोनों में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। और हम दलहन की बात करते तो हमें 35.26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हम तिलहन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 7.80% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर दलहन 35.26% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, तिलहन की, तो तिलहन में हमने 7.80 की महत्वपूर्ण वृद्धि हमें देखने को मिली है। वर्ष 2023-24 की तुलना में हम देखते हैं कि फसल क्षेत्र में हमें कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, 0.28% की मामूली वृद्धि हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए अनाज उत्पादन की बात कर रहे हैं, 1.15 कम रहा है। फसल उत्पादन में आपको याद रखना है 0.28% की मामूली वृद्धि हमें देखने को मिली है। अब देखिए बागवानी क्षेत्रों में हम बात करें तो हमारा हेक्टेयर क्षेत्र बड़ा है, लगभग हमारे यहाँ कितना हो चुका है, तो देखिए 56.42 लाख मीट्रिक टन बड़ा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए आगे हम बात करते तो पशुपालन में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है। कल भी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना हो गया है, 652 ग्राम प्रतिदिन हो चुका है प्रति व्यक्ति उत्पादन दुग्ध का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैंसों का योगदान सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, दुग्ध उत्पादन में लगभग 48% इनसे आता है। उसके बाद देसी और गैर वर्णित गायों से हमारे यहाँ 32% दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। अंडा उत्पादन की बात करते तो हमारे यहाँ 3,491.95 लाख था, जो 2022-23 की तुलना में 9.65% की वृद्धि दिखा रहा है। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता हम देखते तो 40 अंडे रही है। ये आपसे कुछ ऐसे आंकड़े जो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए हम मांस उत्पादन में बात करते तो 9.57% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला आंकड़ा। वर्ष 2023-24 में त्वरित के दौरान मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र में GSBA में योगदान प्रचलित और स्थिर कीमतों पर लगभग 9.80% और 1.79% था। अब आपसे पूछा जाएगा कृषि क्षेत्र का मध्य प्रदेश की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या योगदान है, तो आपको बताना है प्रचलित भावों पर जो योगदान है वह कितना है, 9.80% है। यहाँ पर पूछा जाएगा स्थिर भावों पर क्या है, तो आपको बताना है 1.79% क्या है योगदान है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पशुधन का क्या है, तो पशुधन का आप बताइएगा 9.72% प्रचलित पर है और स्थिर पर 7.84। यहाँ पर देखिए फसल क्षेत्र की जगह आप इसे कृषि को की जगह आप कीजिएगा फसल। देखिए 3 भागों में तोड़ लेते हैं अपन, एक है अपना फसल, दूसरा है पशुपालन और तीसरा है मत्स्य। ठीक है, यहाँ पर हम प्रचलित दामों पर लिखेंगे तो प्रचलित दामों पर इसमें 9.80%, यहाँ पर हम बात करते हैं 9.72% और यहाँ बात करते हैं तो 14.85%। ये तीनों क्या है, प्रचलित दामों पर है। स्थिर दामों पर हम देखते हैं तो 1.79% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। यहाँ हम बात करेंगे 7.84% की, यहाँ हम बात करेंगे 11.74% की। ये तीनों आंकड़े आपको जरूर याद रखने हैं। अब फसल उत्पादन में देखते हैं तो मध्य प्रदेश भैया आप सभी को पता है लगातार फसल के क्षेत्र में क्या हो रहा है, अग्रणी राज्य होता जा रहा है। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की व्यवस्था लगातार अच्छी होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार नदी जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा नदियां जुड़ रही हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु बहुत अच्छी है, जिसके कारण हमारे यहाँ हम देखने को मिल रहा है हमें कि लगातार फसल क्षेत्र में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब खाद्यान्न क्षेत्र में हम बात करते हैं तो देखिए वृद्धि हमें देखने को मिली खाद्यान्न फसलों में
2.48% की, दलहन में 24.94% की और तिलहन में 1.98% की हमें क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। दलहन में 35.26 और तिलहन में 7.80% की हमें मामूली वृद्धि देखने को मिली है। फसल उत्पादन में मैंने आपको बताया था 0.28% की हमें मामूली वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो 0.94% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, हालांकि क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 0.94 की, परंतु हमें उत्पादन में 0.79% की कमी देखने को मिली है। धान की हम बात करते हैं, धान में आप सभी को पता है बड़ा है, मक्का में बड़ा है, ये सभी आंकड़े आप याद कर लीजिए, कभी आपको पढ़ने में आए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा कितना % है, ये है वो है, आप केवल इतनी बात याद रखिएगा। फिर देखिए हम चना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मामूली वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब कुछ उड़द, मूंग, मसूर और मटर की बात करते हैं तो उड़द में हमें गिरावट देखने को मिली उत्पादन में, मूंग में वृद्धि हुई है, मसूर में वृद्धि हुई है और मटर में हमारे यहाँ क्या आई है, कमी आई है। तिलहन की बात करते हैं तो भैया महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, तिलहन के फसल क्षेत्र में 1.98% की वृद्धि हुई है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, और वृद्धि 7.80% की वृद्धि हुई है उत्पादन में। सोयाबीन की बात करते तो आप सभी को पता है कि 1964 में पहली बार सोयाबीन देवास जिले में बोया गया था, आप सभी को पता है। उसके बाद मध्य प्रदेश सोया राज्य बनता रहा, इस बार भी मध्य प्रदेश क्या है, सोया राज्य बना हुआ है। क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, साथ साथ हमने देखा है 7.96 की वृद्धि हमें उत्पादन में भी देखने को मिली है। वाणिज्यिक फसलों में भी हमें वृद्धि देखने को मिली है, कपास में भी वृद्धि देखने को मिली है। अब कुछ योजनाओं की हम बात कर लेते तो सबसे पहली योजना है मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन। 2023-24 में आप सभी को पता है स्टार्ट की गई थी। कोदो, कुटकी, ज्वार, रागी और बाजरा, इन सभी के क्षेत्रों में उत्पादन में और उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह मिशन चालू किया गया था। 2023-24 में 4.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे 62,290 किसान क्या हुए, लाभान्वित हुए। यह योजना अभी चलने वाली है 2023 से लेकर 26 तक, इसका टाइम पीरियड है इस योजना का। इसमें हम देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, जो हमारी कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, इनको क्या दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में भैया कोदो, कुटकी और मिलेट को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से क्या किया गया है, एक फेडरेशन की पंजीयन इसे किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, श्री अन्न को प्रोत्साहन देना। एक जिला एक उत्पादन, आप सभी को पता है, एक जिला एक उत्पादन के तहत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे, उस जिले की पहचान को बढ़ाएंगे। देखिए अंतर्गत कृषि संबंधित 6 मुख्य उत्पाद कोदो, कुटकी, तुअर दाल, चना, बासमती चावल, चिन्नौर चावल, सरसों और आंवला के अंतर्गत 10 जिले अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड, मुरैना आदि को क्या किया गया, शामिल किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार फसल क्षेत्र में कंटिन्यू काम कर रही है। जैसे उन्होंने एग्री GIS बनाया है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्री GIS। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, पूरे डेटा को एकत्रित किया जा रहा है एग्रीकल्चर से संबंधित, और फिर उसमें सुधार के लिए काम करेंगे। MP किसान मोबाइल ऐप, इसके द्वारा भूमि रिकॉर्ड रखा जा रहा है। एग्रीस्टेक एकीकृत किसान डेटाबेस, इससे संबंधित पूरे डाटा को डिजिटल बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे ई नाम के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, इसके माध्यम से हम अपने यारी जो फसल होती है उसे बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो ई नाम आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल की करौद मंडी से स्टार्ट की गई थी, जिसका वर्तमान नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा मंडी है। 14 अप्रैल 2016 को यह योजना शुरू की गई थी। पशुपालन की बात हम करते तो पशुपालन में लगातार हमारे यहाँ वृद्धि देखने को मिली है, और आप सभी को पता है यहाँ पर हम बजट में भी लगातार प्रावधान कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। दूध में हम बात करते तो मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, इसको बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादन में सहयोग कर रही हैं वो भैंस कर रही हैं लगभग 48%, उसके बाद गाय 32%। फिर अंडा उत्पादन में भी हमारे यहाँ वृद्धि हुई, और मैंने बताई थी कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति अंडे कितने हैं, 40 अंडे उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में कौन से नंबर पर है। इसका आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में देगा, कल उसका कमेंट हम शामिल करेंगे हमारे लेक्चर में। और इस लेक्चर को ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।